दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूं जिसमें हमने कल के मार्केट प्लस अगले हफ्ते के मार्केट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस किया है, प्लस ये जानने की कोशिश की है कि कल मार्केट कैसा हो सकता है और नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, निफ्टी को किस तरह से देखना चाहिए, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सो अब दोस्तों आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इंडिकेटर है जो हमको ये बता सकता है कि मार्केट अब सस्ता हो चुका है, मार्केट अब बहुत चीप है। क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है ना तो उसके बाद में रिकवरी तो आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कई सालों तक नीचे था, उसके बाद में रिकवरी आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे था, उसके बाद में रिकवरी आती है। कोविड के अंदर शार्प रिकवरी हमने देखी और अभी जो मार्केट है वो आप देख सकते हैं रिकवरी नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कब कब एक्चुअली किसी को नहीं पता है। लेकिन कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कुछ डेटा होता है जो आपको पता होता है और उसको आप सही तरीके से रीड करते हो ना, तो फिर आपको पता चल जाता है कि मार्केट या फिर जो स्टॉक्स है वो कब सस्ते हो चुके हैं। देखिए एक डेटा मैं आपको देता हूँ सिंपल सा। उसमें हम ये देखते हैं 2008 और 2020 की जो मंदी थी उसके अंदर क्या हुआ। क्या प्रमोटर्स ने बाइंग की अपने ही स्टॉक्स के लिए? क्योंकि एक इंडिकेटर मैंने आपको दिया था, अगर आईटी कंपनीज के स्टॉक वाकई में सस्ते हो चुके हैं ना तो ये कंपनीज बाय बैक कर सकती है और ऑब्वियस है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि अगर ये बाय करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स तो स्टॉक चल पड़ेंगे, नहीं। लेकिन कम से कम रिटेल इन्वेस्टर या जो भी इन्वेस्टर है उनके मन में एक ट्रस्ट होगा कि हाँ, अगर कंपनी का मालिक अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक खरीद रहा है, इट मीन्स वो जो स्टॉक है वो काफी सस्ते हैं। लेकिन अगर कंपनी के मालिक इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी अपनी कंपनी के स्टॉक नहीं खरीदते हैं तो उसका मतलब यह है कि कंपनी के मालिक को लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर में, अगले कुछ सालों में कंपनी का जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है और कंपनी यहां से और भी खराब परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो मैं आपको एक डेटा देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिर हम स्टॉक्स के ऊपर आएंगे। कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज है, काफ़ी नामचीन कंपनीज है, उनके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं 2008 के ऊपर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, जिसमें स्टॉक्स तो बहुत गिर गए थे। मार्केट की बात करूँ तो 50-60% के साथ में इंडिया डाउन हो गया था, निफ्टी डाउन हो गया था। वैल्यूएशन बहुत ही चीप हो गई थी। अभी के समय आप देख सकते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन चीप तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुकी है। पैनिक सेलिंग आई थी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब देखो पैनिक सेलिंग आती है, रिटेल इन्वेस्टर्स बेचता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स डेफिनेटली वो बेचेगा क्योंकि उसका काम है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में रिटर्न्स कमाना। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वो होल्ड करके चलते हैं, बट जो भी अपॉर्चुनिटी फंड होता है ना वो ये काम करते हैं उसको रोटेट करने का, प्लस माइनस करने का। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या उस समय प्रमोटर ने स्टेक इंक्रीज किया था क्या? तो आंसर ये है यस। इन मेनी कंपनीज प्रमोटर ने उस गिरावट का एडवांटेज लिया, लो प्राइस पे स्टॉक्स लिए। स्टॉक तीन तरह से लिए उस टाइम। ओपन मार्केट से जाके बाय किया, ब्लॉक डील करके जिसमें 5% से ऊपर अगर आपको स्टेक लेना होता है ना तो फिर उसमें आपको दूसरी मेथड से आपको स्टॉक्स को लेना होता है। पार्टिसिपेटेड इन बायबैक्स, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैंने आपको आईटी सेक्टर को लेकर भी कहा था, क्योंकि इन कंपनीज के पास में कैश बहुत सारा है, काफी डिविडेंड्स कंपनी पे करती है, कैश कैश बहुत सारा है इनके पास में। कैश से ये छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करती है, अगर नहीं समझ में आता है तो डिविडेंड पे करती है, और नहीं समझ में आता है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती है तो ये कंपनीज अपनी ही स्टॉक्स को बाय बैक करती है। और ये बात आईटी की नहीं है, बाकी कंपनीज में भी है। तो रीजन है कि उन्होंने सोचा कि उनका खुद का जो बिजनेस है वो अंडर वैल्यूड हो गया, तब जाके उन्होंने अपनी कंपनी के स्टॉक्स को बाय किया। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वेल नोन जो कंपनीज है उनके एग्जाम्पल दे देता हूँ, बाकी छोटी मोटी कंपनीज भी बाई हुई थी, उनके एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, जो बड़ी कंपनीज ने बाय किया है तो छोटी कंपनीज के स्टॉक स्टेक जो प्रमोटर्स उन्होंने बाय किया। आईसीआईसी बैंक, प्रमोटर ग्रुप ने इंक्रीज किया था कॉन्फिडेंस बाइंग करके अपने स्टॉक्स को। टाटा मोटर्स, रतन टाटा ग्रुप ने भी बाइंग किया था उस स्ट्रेस के अंदर। रिलायंस, प्रमोटर ग्रुप इंक्रीज कर चुका था अपनी होल्डिंग्स उस वीक मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ प्रमोटर्स के पास में कैश नहीं होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में नहीं है, तो प्रमोटर के पास में भी नहीं होता है। प्रमोटर के पास में देखो 2-5 करोड़ रुपए हो सकते हैं, बट वो उनके लिए कोई मीनिंगफुल अमाउंट नहीं होता है। जैसे अपने लिए कुछ हजार होते हैं या 1-2 लाख होते हैं, वो उनके लिए कुछ करोड़ होते हैं। ठीक है, तो बड़ी अमाउंट उनके पास में नहीं होती, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। प्लस वो
कुछ ऐसे प्रमोटर होते हैं जो हाईली लेवरेज होते हैं, यानी वो उनके पास में कर्जा बहुत ज्यादा होता है, वो गिरवी रख चुके होते हैं अपने स्टॉक्स को, तो वो कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन काफी प्रमोटर्स ने बाइंग की थी। साथ में अगर आप देखोगे ना, कोविड-19 में मार्केट 40% के साथ में गिर गया था। एफआईस ने बहुत बड़ी सेलिंग की थी, स्टॉक्स बहुत नीचे चल गए थे बहुत तेजी से। उसके अंदर क्या बाइंग की थी? यस, कैसे बाइंग की? ओपन मार्केट के अंदर राइट इशू करके, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स देकर, वारंट कन्वर्जन करके, ये सारी मेथड से जिनमें प्रमोटर ने बाइंग की थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस ने उस समय बाइंग की थी राइट इश्यूज करके, ठीक है। साथ में टाटा मोटर्स ने भी बाइंग की थी कैपिटल इन्फ्यूज करके। एचडीएफसी बैंक के प्रमोटर ने स्टेक इंक्रीज किया था ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके। एलएनटी की बात करें तो प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन ने इंक्रीज किया था बाइंग करके। तो अब पॉइंट ये बनता है, 2021 कोविड के बाद में 2023, ये 2 ऐसे साल है जिसमें प्रमोटर्स ने सेलिंग की है, बाइंग नहीं की है ओवरऑल। ये डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा नहीं हूं, लेकिन बोल के बता रहा हूं, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, डेटा बिल्कुल रियल है। सो प्रमोटर ने उस वैल्यूएशन का फायदा उठाया सेलिंग करके, लेकिन कुछ प्रमोटर ने बाइंग की है। मैं ओवरऑल बता रहा हूं आपको, और ओवरऑल जो मार्केट है उसमें मैक्सिमम प्रमोटर ने सेलिंग की है। सो अभी प्रमोटर बाइंग नहीं कर रहे, हो सकता है मार्केट में और प्रॉब्लम आए, प्रमोटर को ऐसा लग रहा हो, क्योंकि उनकी कंपनीज में ही सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी। उनको पता है कि अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी कैसे कॉन्सिक्वेंसेस उसको उनकी कंपनी में देखने को मिल सकता है। सो जब तक प्रमोटर की स्टेक इंक्रीज नहीं हो या फिर आईटी कंपनीज में बायबैक ना हो, तब तक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर है जो मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ मार्केट को समझने के लिए, देखने के लिए, और जैसा भी है आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्वालिटी कंपनी है वीबीएल, 3% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी। पिछले 2 क्वार्टर ठंडे गए, तो इस क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर ठंडा जाएगा। प्लस अभी हुआ क्या है, इस कंपनी में पहले कार्बोनेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक था उसका स्टेक था 72%, पेप्सी, स्टिंग, इस तरह की जो ड्रिंक्स थी। पैकेज जो ड्रिंक है, वाटर जो पानी भी ये कंपनी बेचती है, उसमें 24% था। नॉन कार्बोनेटेड नहीं थी इसके पास में, यानी ये अल्कोहल है, 4% आ चुकी है। उससे पहले का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कार्बोनेटेड 75% था, पैकेजिंग 18% था, फ्रूट जूस 7% था, नॉन कार्बोनेटेड 0 था। तो अभी ये अल्कोहल में एंट्री कर चुके हैं। सो मार्केट को थोड़ा ये भी लग रहा है कि इनको लग रहा है कि इंडिया में जो स्कोप है, जो 75%, देखो ये 4% तो कुछ होगा नहीं, 4 0 भी हो जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मेन है ये। तो 75% जो इनका था वो अब घट के हो चुका है 72%, उसकी जगह ले ली है दवा दारू ने। तो उस वजह से मार्केट ये सोच रहा है कि यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा अपने लक्ष्य से या तो भटक रही है, या फिर कंपनी को लग रहा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ उखाड़ सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे चीजें मार्केट अगेंस्ट प्ले कर रहा है कंपनी के, ठीक है। तो अगले कुछ क्वार्टर में देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स अच्छे गए थे, वैल्यूएशन नीचे है। ये फ्यूचर की वैल्यूएशन मार्केट पहले से ही डिस्काउंट करता है। देखते हैं अगले कुछ क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आते हैं। बाकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है। अगर मैं इसमें इसके ऑल टाइम लो वाली वैल्यूएशन दिखाऊं तो वो 40 समथिंग कुछ थी, और वहीं पे कंपनी का स्टॉक अभी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देखो प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने तो बेचा ही है। 60% के स्टेक था 59, अब 59.44 यहाँ पे टिका हुआ है। एफआईज भी बेच रही है, 22% के स्टेक 20% हो चुका है। डीआईएस ने बाय किया है, तो डीआईएस को ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, सो उसके बेसिस पे डेफिनेटली इसको देखा जा सकता है, बट फॉर शॉर्ट टर्म नहीं है यहाँ पे कुछ भी। टेक्निकली भी मैंने आपको बताया था कि अगला सपोर्ट 12-14% नीचे होगा, क्योंकि इस सपोर्ट की हमने यहाँ पे बातचीत की थी, वहां पे स्टॉक आ चुका है ब्रेकडाउन करके। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इसका फाइनल सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से और अंडर परफॉर्म कर जाए। सो अपने को सबसे पहले Q4 देखने, स्टॉक को समझने के लिए, उससे पहले मार्केट को ही समझो, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉक के ऊपर आपके काफी सारे कमेंट्स आते हैं, तो जस्ट ये मेरा एक बताने का तरीका है कि आपको सबसे पहले मार्केट को समझना है। स्टॉक्स को देखो, ट्रैक करो, अच्छी बात है, सीखो समझो। जैसे मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स दी जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ अपनी स्टॉक बाइंग के लिए, 2008-20 ये सब चीजें मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो चीजें सिखाते जा रहा हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3% के साथ में स्टॉक लुढ़क गया, 25 का पी आ चुका है। पिछले क्वार्टर में नंबर्स खराब, वैल्यूएशन देखो 65 से 25, और ये मैंने उस समय ही आपको बता दिया था कि ये सस्टेन करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब बाकी एनबीएफसी से जो हाउसिंग वाली तो वैसे भी कम होती है, बजाज के कंपैरिजन में हाउसिंग की तो वैल्यूएशन 20 के भी नीचे हो जाती है, कभी कभी 20 के आसपास। तो 65 कहाँ से लेगा ये, और वैसे नंबर्स इंक्रीज करेगा ही नहीं है। सो ठीक है, अब 25 के आसपास आ चुका है, बहुत ही सही वैल्यूएशन पे है। अब यहाँ पे प्रमोटर मत देखो, क्योंकि इनके पास 80% के स्टेक है, तो इनको तो मजबूरी है 75 करना पड़ेगा। बड़ी बात दोस्तों ये है, यहाँ पे ना तो एफआई कोई मीनिंगफुल स्टेक ऑन कर रखी है, ना डीआईज।
1% का स्टेक है, तो ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मैक्सिमम स्टेक है, एफ आई डी आई का मिला भी दें तो उससे भी 5 गुना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है, तो उससे स्टॉक नहीं चलेगा जब तक एफ आई और डी आई इसमें घुसेगी नहीं। तो देखते हैं इस वैल्यूशन पे घुस सकती है या फिर नहीं, वो आपको चार्ट बता देगा। तो चार्ट तो ये बता रहा है 60% नीचे है, बट 0% का डिस्काउंट है, इसको देखो ही मत, क्योंकि वैल्यूशन उस समय बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी, रीजनेबल नहीं थी, लेकिन स्टॉक यहाँ से अब नीचे आ चुका है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ब्रेकडाउन्स वगैरह होते हैं, टेक्निकली लोअर हाइज बनते हैं, तो ये वीकनेस होती है, और साथ में फंडामेंटल्स भी अपन चेक कर लेते हैं। सो देखते हैं, बनेगा बॉटम, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी नहीं, आगे बन सकता है, उसको लेकर आप देखिएगा चार्ट को या चीज़ों को, मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मिस कर सकते हैं, या देखो मिस हो गया वो अलग बात है, ठीक है, अपन कोशिश पूरी करेंगे डेटा को देखने की। डेली बेसिस पे आप वीडियो देख सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। एच डी बी फाइनेंशियल 3% के साथ में स्टॉक लुढ़का, 20 का पी अब इसमें आ चुका है, बहुत अच्छी कंपनी है, सभी अच्छी कंपनी इसमें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नेम है इनके एच डी एफ सी, बजाज, जयपुरिया ग्रुप, वीबीएल। अब देखो इसके नंबर्स आने वाले 15 को, जो मैं आपको बोल चुका हूँ स्टॉक के लिए पहला हमको जो फॉलो करना है वो है Q4। उसमें मैनेजमेंट कमेंट्री देखेंगे और कैसी एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से कैसा बीट किया वो देखेंगे। देखो बीट बूट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट कमेंट्री, वो मार्केट ज़्यादा अच्छे से देखेगा। 32 का पी था, ये भी सस्टेन नहीं कर पाया और ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे प्रमोटर के पास में 74% का स्टेक है, कम करने की मजबूरी नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कम किया है, 74.15% का हो चुका है। एफ आई और डी आई ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बाकी स्टॉक ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा बढ़ाने से नहीं, कंटिन्यूसली बढ़ाने से स्टॉक ऊपर जाएगा, बट वैसा अभी तक हुआ नहीं है। सो ये जो कंपनीज है ना, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट टेक्निकल और फंडामेंटल आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक अभी सस्ते तो हो चुके हैं, बट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। सस्ते होने में, ऊपर जाने में, तैयार होने में काफ़ी डिफरेंस होता है। सस्ते अगर आप लोगे तो हो सकता है वो कुछ और साल तक सस्ते रहे, लेकिन अगर वो महंगे होने के लिए कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया कि नंबर्स अच्छा आ गए, चीज़ें सॉल्व हो गई, तो डेफिनेटली फिर वो महंगे भी बहुत तेज़ी से हो गए। ये जितना टाइम इनको गिरने में लगा है, बहुत जल्दी ये स्टॉक रिकवर करेंगे, लेकिन वो टाइम आएगा, और वो टाइम डेफिनेटली अभी तो नहीं है, ये हमको डेटा में देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस देख लेना, आज एक वीडियो दिया है उसको भी बहुत जरूरी से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।